टाटा की ना रेप्यूटेशन नहीं रही है पेट्रोल में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस वाले इंजन्स बनाने की, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि डीजल वाले में ना केबिन इंसुलेशन अभी तक जो मुझे लग रहा है थोड़ा और बेटर हो सकता था। बाकी यार एक चीज है इस इंजन में ना, नॉइस इसमें भी तो है। मतलब अगर आपका बजट बहुत टाइट है और आपको सिएरा ही लेनी है, माइलेज वाले से कोई मतलब नहीं है, परफॉर्मेंस से आपको कुछ खास मतलब नहीं है, तो वो आप ले सकते हो। तो यार अगर बात करें ना एक्चुअल पेट्रोल टर्बो से, इससे आपकी माइलेज क्या आने वाली है, देखो मेरी तरफ फन करते हुए चलाओगे ओ भाई, और ये ना 4,500 आरपीएम के आसपास शिफ्ट कर रहा है। वाओ, इफ यू आर अ परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट देन दिस इज द वर्जन फॉर यू। मैं आज बताऊंगा कि टाटा सिएरा डीजल और टाटा सिएरा पेट्रोल में कैसी परफॉर्मेंस दे रही है, किस तरह का इसका सस्पेंशन सेटअप है, जो नया पेट्रोल इंजन आया है ना वो तगड़ी परफॉर्मेंस के साथ साथ बढ़िया माइलेज दे पा रहा है या फिर नहीं, ऑफ रोड में कैसी चल रही है, हिली एरियाज में हैंडलिंग वगैरह कैसा है, सस्पेंशन का क्या रिस्पॉन्स है अलग अलग टेरेन्स पे, सिटी में, हाईवे पे, ये सब कुछ डिटेल में आपको पता चलने वाला है। और डीजल और पेट्रोल का ना ओवरऑल एक माइलेज वगैरह का भी आइडिया मैं आपको इस वीडियो के एंड तक दे दूंगा। मेरा नाम अर्पित है, आप देख रहे हैं हार्डवायर ऑटो। चलिए भाई साहब टाटा सिएरा को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। भाई ड्राइविंग सीट पे आते ही ना सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे कि भाई बहुत ही बेहतरीन कमांडिंग पोजीशन आपको मिलने वाली है। पूरे बोनट के दोनों कोने विजिबल हैं और जो सीटिंग पोस्चर है आपका बिल्कुल ही अपराइट और हाई रहने वाला है, जिसकी मदद से ना मतलब आपको काफी ज्यादा इजी लगेगा इस एसयूवी को ड्राइव करना। तो ये चीज काबिले तारीफ है। पिलर्स वगैरह के वजह से ना कोई भी विजिबिलिटी में कहीं भी बाधा मुझे आते हुए अभी तक नहीं महसूस हो रही है। और जो इसके ORVMs हैं या फिर IRVM है पीछे के विंड स्क्रीन के थ्रू जो विजिबिलिटी है ना ऑल अराउंड बेहतरीन। उसके अलावा यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा भी दिया गया है इसके 12.3 इंच वाले इंफोटेनमेंट स्क्रीन के अंदर। और जो 10.25 इंच का ड्राइवर्स डिस्प्ले है इसके अंदर भी जब आप इंडिकेटर लेते हो तो वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट का आपको मिल जाता है फीड कैमरे से। और उसके अलावा भी ORVM पे भी आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन का अलर्ट जो है वहाँ पे लाइट के थ्रू आता रहता है। तो ये सारी चीजें ना इसको काफी ज्यादा फीचर लोडेड की गई हैं, तो जो कि बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाली हैं। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं सिएरा का डीजल इंजन वाला मॉडल, डीजल ऑटोमेटिक है मेरे पास। और यहाँ पर इसमें टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक आता है। तो अगर बात करें यहाँ पे फिगर्स की, पावर फिगर्स की, तो 118 HP और 280 Nm का टॉर्क इस ऑटोमेटिक के साथ में बनाता है। अगर आप डीजल मैनुअल लोगे तो वहाँ पे 260 Nm का टॉर्क होगा। बहरहाल मैं 280 Nm का टॉर्क इन रोड्स पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। और अगर बात करें यहाँ पे गियर बॉक्स की परफॉर्मेंस की, शिफ्ट्स वगैरह की, तो वो देखो ड्राइविंग मोड्स इसमें मल्टीपल दिए हुए हैं। तो अगर आप स्पोर्ट मोड में जाते हो ना तो ये थोड़ी देर तक गियर्स को होल्ड करके रखता है। मैंने देखा कई पॉइंट पे 3,500 आरपीएम के आसपास शिफ्ट कर रहा है ये। तो मतलब अकॉर्डिंग टू द नीड्स काफी ज्यादा स्मार्ट लगा मुझे अभी फिलहाल इतने यूज केस में। और जाहिर सी बात है टॉर्क कन्वर्टर है तो थोड़ा सा उसका जो कैरेक्टर होता है ना, कई बार आपको थोड़ा वो स्लो शिफ्ट करते हुए फील होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा कि वो लैगी है या स्लगिश है। यही डीजल इंजन 1.5 लीटर वाला 4 सिलेंडर वाला हमें नेक्सॉन में भी देखने को मिलता है, कर्व में भी यही इंजन है। लेकिन हाँ, हर गाड़ी में स्टेट ऑफ ट्यून डिफरेंट है। अगर बात करें NVH की तो देखो यहाँ पे डीजल है तो थोड़ा तो नॉइस रहता ही है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि डीजल वाले में ना केबिन इंसुलेशन अभी तक जो मुझे लग रहा है थोड़ा और बेटर हो सकता था। 1.5 लीटर टर्बो डीजल के हिसाब से आवाज थोड़ी ज्यादा आ रही है केबिन के अंदर। देखो अभी मैं चुप होता हूँ, आप थोड़ा सुनना इसको। जब ये 2000 आरपीएम क्रॉस करता है ना, 2 से 2500 आरपीएम के आसपास जब जाता है ये, जब आप ओवरटेक करने जा रहे हो या फिर थोड़ा सा आप खींचने की कोशिश करते हो गाड़ी को तेजी से, तो वहां पर आवाज काफी वोकल हो जाता है। और बात करें अगर वाइब्रेशन की, इंजन के हार्शनेस की, मैं कहूँगा कि बहुत ही मिनिमल वाइब्रेशंस हैं। और हार्शनेस तो आप भूल जाओ, कोई भी हार्शनेस नहीं है यहाँ पे। तो भाई अगर अभी ना मैं देखो डाउन हिल जा रहा हूँ, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी वाला जो गेज है ना उसको देख रहा हूँ यहाँ पे, और वो 30 के पास ऐसे जा रहा है। हालांकि जो एवरेज पूरा आएगा ना मेरे ट्रिप का वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो भाई अभी ना ऑफ रोड में इसकी थोड़ी सी राइड क्वालिटी वगैरह को जज करने के लिए ना मैं एक रफ रोड पे आ गया हूँ। यहाँ पे मिट्टी है, पत्थर वगैरह हैं बड़े बड़े, और यहाँ पे मैं महसूस कर पा रहा हूँ ना कि राइड क्वालिटी जो सस्पेंशन के एंड से है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। मतलब काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। गड्ढों को या फिर जो छोटे छोटे पत्थर आ रहे हैं उनको गाड़ी इजीली ऑब्जर्व कर जा रही है, पता ही नहीं लगने दे रही है। जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो आ रही है भाई थोड़े से आवाज़ की, और वो आवाज़ आ रहे हैं
19 इंच के अलॉय व्हील्स होने की वजह से, जब बड़े व्हील होते हैं ना, रोड पे गड्ढे वगैरह आ गए या पत्थर आ गए तो वो थोड़ा सा आवाज केबिन के अंदर आती है। सस्पेंशन का जो गेम है टाटा का जनरली तगड़ा ही देखा गया है और इस बार भी उन्होंने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्यून किया है। ऑल राइट, अगर बात करें डीजल के हाईवे परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से थोड़ा सा ना वोकल हो जा रहा है ये इंजन एट टाइम्स। देखो गाड़ी का डिजाइन है ना ओवरऑल थोड़ा बॉक्सी है, तो अभी मैं 120 की स्पीड पे क्रूज कर रहा हूँ और मैं महसूस कर पा रहा हूँ ए पिलर से ना मुझे नॉइज आती हुई थोड़ी फील हो रही है। तो जब आप 120 130 इन स्पीड्स पे क्रूज करोगे तो आपको डेफिनेटली पिलर से ए पिलर से बेसिकली नॉइज आते हुए फील होगी केबिन के अंदर, जो कि इस तरह की शेप वाली किसी भी गाड़ी के अंदर ना ये आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सियरा के साथ में ये चीज हो रही है। और ये इन गियर एक्सेलरेशन की अगर बात करें, मतलब जैसे ही आपको मान लो ओवरटेक वगैरह करना है, क्विकली रिस्पॉन्स करता है गियर बॉक्स से। स्पोर्ट मोड में फिलहाल मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मतलब इम्प्रेसिव यार, कोई भी यहाँ पे मुझे इशू फेस नहीं किया मैंने अभी तक। अब इसमें लेवल 2 एडास भी है, तो लेवल 2 एडास होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स जैसे कि AEB यानी ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग आ जाता है, लेन कीप असिस्ट आ गया है और उसके अलावा यहाँ पे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आ गया है, जो कि मेरा फेवरेट फीचर है। क्रूज कंट्रोल आप सेट करिए, आगे वाला व्हीकल अगर रुकता भी है तो गाड़ी रुक जाएगी, फिर आप इंडिकेटर दीजिए, लेन चेंज करिए, फिर वो आपने जो डिजायर्ड सेट कर रखी है स्पीड, उस स्पीड को अचीव करने लगती है गाड़ी। तो ये सारी चीज़ें इसमें इतनी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से लोड की गई हैं और अभी तक मतलब जनरली मैंने देखा है लोग कंप्लेन करते हैं, आज तक मेरे साथ कभी हुआ नहीं है कि टाटा का कोई भी फीचर चल ना रहा हो। इसमें भी ट्रिपल स्क्रीन थी तो मैं सोच कर आया था कि क्या पता आज मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो जाए जैसा लोगों के साथ मैंने सुना है होते हुए। मेरे साथ फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है लकीली, एंड आई एम होपिंग कि टाटा ने अपनी चीज़ें ओवर टाइम बेहतर कर ली हैं, तो अब वो सब जो इश्यूज आते थे वो होपफुली सियरा के साथ में देखने को ना मिले। अगर बात करें स्टीयरिंग वगैरह की ना, बिल्कुल लाइट है, सिटी में आप इसको बिल्कुल 1-2 उंगली से घुमा सकते हो मक्खन की तरह, लेकिन जैसे ही आप हाईवे पे आते हो, थोड़ी सी स्पीड गेन करते हो, तो यहाँ पर इसका जो परफॉर्मेंस है ना स्टीयरिंग का, वो काफ़ी ज़्यादा इसमें वेट आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज है भाई। टाटा के ज़्यादातर गाड़ियों के साथ ना मुझे अभी तक स्टीयरिंग को लेकर के कभी भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है और सेम इस गाड़ी के साथ भी केस है। तो भाई परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी है, गाड़ी भाग रही है सनासन, कोई दिक्कत नहीं दे रही है। तो एक बार 0 to 100 का भी टाइमिंग का गेज किया हमने, कोशिश किया, तो 12-13 सेकंड के आसपास आ रहा है। डीजल ऑटोमेटिक की मैं बात कर रहा हूँ। भाई गाड़ी की परफॉर्मेंस इतनी तेजी है, गोली की गति से भाग रही है, तो ब्रेक्स भी तो अच्छे होने चाहिए ना। आओ ब्रेकिंग टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी मैं था लगभग 90 के अराउंड और भाई क्या शानदार ब्रेक्स है भाई, मतलब इम्प्रेस्ड हूँ मैं ब्रेक से। पीछे मैंने देख के किया था, कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। रोड पे जो रंबल स्ट्रिप्स वगैरह है ना, बिल्कुल उस पर से गुजर रही है, तो आवाज तो जाहिर सी बात है 19 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, तो थोड़े आवाज केबिन के अंदर आ रही है, लेकिन वो राइड क्वालिटी को बिल्कुल भी हिंडर करते हुए स्पीड बम्प्स हो गए या फिर छोटे मोटे पॉट होल्स हो गए, ये कुछ भी फील नहीं हो रहा है मेरे को। राइड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्लांटेड है। अगर आप 100-120 के अराउंड क्रूज करते हो तो गाड़ी जो है 1600-1700 आरपीएम के आसपास रहती है। और इस तरह से अगर आप डीजल में क्रूज करोगे तो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी में अगर आपको बताऊं अभी, तो यहाँ पे इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी ये तो भाई 20+ की दिखा रहा है, लेकिन जो एवरेज होगा ना टोटल हमारे ट्रिप का, वो मैं ट्रिप के एंड में आपको बताने वाला हूँ। उसमें मैं हर तरह के टेरेन पे इसको ड्राइव कर रहा हूँ। तो अगर आप लाइट फुट ड्राइविंग करते हो तो मान के चलो भाई 18 से 20 का एवरेज कहीं नहीं गया है। देखिए भाई साहब, बात करें अगर सेफ्टी की ना, तो टाटा ने इसके लॉन्च इवेंट पे डेमोन्स्ट्रेट कर दिया था इंडियाज फर्स्ट कार ऑन कार कोलिजन टेस्ट इन्होंने कराया था और उसमें उनका कहना है कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिले हैं। हालांकि उसके ऊपर अभी GNCAP या BNCAP का ठप्पा लगना बाकी है, तो 5 स्टार्स अभी लेकर के आती है नहीं, ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, लेकिन टाटा को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि गाड़ी 5 स्टार लेकर के आएगी। बात करें अगर स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की, तो लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। कुछ थोड़े बहुत मैं आपको बताता हूँ। 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, ESP, TPMS, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, और अगर आप टॉप एंड मॉडल लेते हो तो इसके अंदर लेवल 2+ एडास विद 22 फीचर्स देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भी अगर आप बेस मॉडल भी सिर्फ लेते हो ना, तो उसमें भी बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सेफ्टी से यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है ब्रांड ने, जो कि इनके बारे में हमेशा ही इनके हर एक गाड़ी के साथ में एक अच्छी बात रहती है। ऑल राइट भाई, अभी मैं चला रहा हूँ 1.5 लीटर TGDI हाइपीरियन इंजन, जिसके बारे में मुझे भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी, एक्साइटमेंट थी, और यहाँ पर काबिले तारीफ रिफाइनमेंट है भाई। फर्स्ट थिंग जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, और ऑफ द लाइन क्विक है ये कंपेयर टू टर्बो डीजल।
ये चीज़ मैं अभी नोटिस कर पा रहा हूँ, और बहुत ही साइलेंट और रिफाइंड है डीजल के कंपैरिजन में। अब मुझे लग रहा है कि डीजल में थोड़ी तो ज़्यादा नॉइस थी और वाइब्रेशंस भी हल्के फुल्के उसमें थे, जो कि इसमें नहीं है, जो कि की डिफरेंसेस होते ही हैं, कैरेक्टर ही अलग होता है डीजल का। ऐसा नहीं है कि कुछ एब नॉर्मल था वहाँ पे, सब नॉर्मल ही था। हाँ, लेकिन इसको भाई मतलब मैं रुको, ये देखो आप महसूस करो, एक्सेलरेट करते ही ना गोली की तरह जा रही है, विच वॉज मिसिंग इन द डीजल। ये देखो, ओ भाई, और ये ना 4,500 आरपीएम के आसपास शिफ्ट कर रहा है। वाओ, क्रेजी परफॉर्मेंस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ऑन दिस टर्बो डीजल हाइपेरियन इंजन। आई मीन लाइक it can go way faster than you can imagine. 1.5 turbo और Sierra का ये जो combo है, if you are a performance enthusiast, then this is the version for you. This 1.5 turbo petrol engine is for you. Don't go with other options. और इसमें भाई साहब जो नया टॉर्क कन्वर्टर मंगाया है टाटा ने जापान से, भाई मतलब सेफ्स किस, मजा आ गया भाई एकदम। टाटा की ना रेप्यूटेशन नहीं रही है पेट्रोल में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस वाले इंजन्स बनाने की, इसीलिए यहाँ पे लगता है उन्होंने ना पूरी अपनी इंजीनियरिंग लगा दी है। और यहाँ पर जो चीज़ निकल करके आई है सामने ना, वो मतलब मैं वर्ड्स में मैं कितना ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अगर आप इसको एक्सपीरियंस करोगे ना टेस्ट ड्राइव में, इट्स 100% श्योर दैट यू विल बिकम अ फैन। कभी कभी ऐसा लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा जब आप क्विकली कहीं गन करना चाहते हैं तो कभी कभी थोड़ा सा डिले फील हो रहा है। मे बी स्विफ्ट्स में थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये गियर बॉक्स, लेकिन जब ये जाग रहा है और टर्बो की रेंज में जब इंजन आ रहा है, ओए होए रॉकेट। और अभी तो ये सिटी ड्राइव मोड है। अब रुको मैं स्पोर्ट मोड लगाता हूँ। अब ये लगा दिया भाई मैंने स्पोर्ट मोड, ठीक है। अब स्पोर्ट मोड लगाने के बाद देखो इसकी परफॉर्मेंस, गजब गजब भाई। स्पोर्ट मोड में क्या हो रहा है ना कि ये गियर्स को थोड़ी देर तक होल्ड करके रख रहा है, तो वो चीज है यहाँ पर। बाकी यार एक चीज है इस इंजन में ना, नॉइज इसमें भी तो है, और वो नॉइज लेकिन आप इंजॉय करने वाले हो। इंजन जो साउंड कर रहा है ना, बूम कर रहा है, ओए होए देखो, ये देखो, तो ये वाली साउंड आप इंजॉय करने वाले हो। अगर आप पेट्रोल हेड हो आपको बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे। मेरे को तो दोनों ही चला करके मजा आ गया। मतलब डीजल अगर आपको ना थोड़ी लीनियर टाइप की पावर डिलीवरी चाहिए, आपको चाहिए कि आप हाईवे पे क्रूज करते हुए जा रहे हो, माइलेज आपको अच्छा निकालना है और आपकी माइल मंचिंग बेसिकली ज़्यादा है, तो आप डीजल पे जा सकते हो। अदरवाइज सिटी में आपको चलना है या फिर आपकी परफॉर्मेंस टॉप प्रायोरिटी रहती है, आपको 0 to 100 फास्ट पहुंचना है, अराउंड 10 सेकंड में ये कर रही है 0 to 100, तो ये बहुत कमाल का इंजन है। तो ये अगर बात करें ना नंबर्स की, तो 160 PS एंड 255 Nm, दीज नंबर्स आर नॉट वेरी स्मॉल नंबर्स। और ये आप फील कर पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको फील करा पा रहा हूँ अपने एंथुजियाज्म से, अपने एक्साइटमेंट से, क्योंकि मैं तो फील कर पा रहा हूँ भाई। नंबर्स का जो इफेक्ट है ना, रियल लाइफ इफेक्ट कमाल का है, वो मजे आ रहे हैं। क्योंकि भाई साहब ये गाड़ी अच्छी खासी भारी है, उसके बाद भी यहाँ पर इस तरह का एक्सेलरेशन मैंने उम्मीद नहीं किया था भाई। मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना फन करके आऊंगा सिएरा की ड्राइव से। ये देखो आप स्पोर्ट मोड में है अभी फिलहाल, और ये लगभग 4000 आरपीएम से ऊपर जाकर के शिफ्ट्स ले रहा है भाई। देखो यार, एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी है, तो वो ना मतलब अगर आपका बजट बहुत टाइट है और आपको सिएरा ही लेनी है, माइलेज वाले से कोई मतलब नहीं है, परफॉर्मेंस से आपको कुछ खास मतलब नहीं है, तो वो आप ले सकते हो। उस इंजन का जो पावर बैंड है ना, वो बहुत ही लो आरपीएम पे अपनी पीक पावर और टॉर्क को निकाल रहा है, तो वो सिटी ट्रैफिक वगैरह में ना बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी मैंने चलाया नहीं है तो मैं क्लियरली नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरी ऐसी फीलिंग है कि वो सिटी ट्रैफिक में लो आरपीएम से ना बहुत अच्छा ऐसे कोस्टिंग के काम आने वाला है। तो एक बार मैं अगर उसको चला लूंगा तब मैं बेहतर कुछ बोल पाऊंगा। अभी मेरी बातों को आप बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लीजिएगा उस इंजन के बारे में। इसके बारे में आई एम प्रिटी श्योर टाटा हैव नेल्ड इट आउट ऑफ द पार्क दिस टाइम, in terms of refinement, in terms of performance, in terms of acceleration. This engine, this Hyperion is a beast. और भाई बात करें राइड और हैंडलिंग की, तो वो तो मैं आपको आज सुबह से ही बताया जा रहा हूँ। आई हैव नो कंप्लेन्स व्हाटसोएवर।
मैंने इसको हिल्स पे चलाया, मैंने इसको थोड़े रफ रोड्स पे भगाया, मैं इसको हाईवे पे और सिटी रोड्स पे चला रहा हूँ तब से। हिल होल्ड वगैरह है यहाँ पे, ऑटो होल्ड भी दिया गया है सिटी ट्रैफिक में आपकी हेल्प करने के लिए। तो मतलब पूरे कन्वीनियंट फीचर्स से भरी हुई है गाड़ी, और परफॉर्मेंस जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। तो यार अगर बात करें ना एक्चुअल पेट्रोल टर्बो से, इससे आपकी माइलेज क्या आने वाली है, देखो मेरी तरफ फन करते हुए चलाओगे तब तो सिंगल डिजिट ही मिलेगा, सिंगल डिजिट में 7-8 एक्सपेक्ट करो आप। लेकिन अगर आप संभाल करके धीरे धीरे हल्के पांव से चलोगे तो आप 10-12 का एक्सपेक्ट कर सकते हो सिटी में, और हाईवे पे आपको मिल सकता है 15 से लेकर के 18 तक का माइलेज। अब हाईवे पे लंबा हमने भगाया नहीं, लेकिन जनरली देखा गया है लाइट फुट ड्राइविंग करने पे ना टर्बोस काफी ज्यादा एफिशिएंट भी रहते हैं, ये फैक्ट है भाई। तो वो चीज अगर आप कर सकते हो, मैं तो नहीं कर पाता हूँ, मेरा कंट्रोल भाई साहब चला जाता है। जब भी मैं परफॉर्मेंस देखता हूँ ना इतनी ज्यादा इंजन में है, तो मैं उसको एक्सट्रैक्ट करने लगता हूँ, मैं उसको इंजॉय करने लगता हूँ, और उससे मैं खुश होने लगता हूँ, मेरे को बहुत मजा आता है। तो वो चीज अगर आप करने वाले हो तो फिर आप माइलेज को भूल जाओ, और अगर आपको माइलेज चाहिए तो थोड़ा अपना पाँव आपको दाहिना वाला कंट्रोल में रखना होगा, यानी लाइट फुट ड्राइविंग करनी होगी, और आप चलेंगे लगभग 2000 आरपीएम के अंदर अंदर, तो आपको बेहतरीन माइलेज ये इंजन भी निकाल करके दे देगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं ये उम्मीद क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे इंस्टेंट एफिशिएंसी को देख रहा हूँ ना। तो जब भी मैं लाइट फुट थोड़ा सा इसको थोड़ी देर क्रूज कर रहा हूँ तो वहां पर माइलेज जो है उसमें अच्छा शो हो रहा है, लेकिन जो ओवरऑल ट्रिप का एवरेज आया है उसमें चूंकि हमने बहुत टेस्टिंग करी है, 0 to 100, 100 to 0 तमाम तरह के टेस्ट कर डाले हैं, तो उसकी वजह से वहां पर जो फिगर है वो 8 kmpl का अभी आ रहा है हमारे 60 किलोमीटर के ट्रिप में लमसम। तो ये चीज थोड़ी रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि आप टेस्टिंग नहीं करने वाले हो, आप नॉर्मल डे टू डे ड्राइविंग करोगे, तो उसके हिसाब से वो अलग ही कैलकुलेशन बैठने वाला है। और यार डीजल बहुत ज्यादा एफिशिएंट रहने वाला है, क्योंकि सिटी में हमने लगभग उसको चलाया था 70-80 किलोमीटर के आसपास, थोड़ा सा हिल्स में भी चलाया था और भगा रहे थे उसको हम, उस कंडीशन में भी उस इंजन ने लगभग 13 kmpl दे दिया। तो जब आप उसको प्यार से चलाओगे हाईवे पे तो वो 20 kmpl के आसपास का फिगर आपको आराम से दिखा देगा एमआईडी में। और माफ कीजिएगा, टैंक टू टैंक हम अभी टेस्ट नहीं कर पाए, ना ही पेट्रोल का और ना ही डीजल का। मैं रिलाय कर रहा हूँ भाई टाटा, जो यहाँ पे नंबर्स हमें दिख रहे हैं उन्हीं के ऊपर, इनसे हो सकता है 10-15% थोड़ा इधर उधर मामला हो जाए रियल लाइफ में। ओके भाई साहब, तो हमने पेट्रोल चला ली, डीजल चला ली, और अब आ गया है सबसे इंपॉर्टेंट टाइम, क्या आपको टाटा सिएरा पेट्रोल या डीजल में लेनी चाहिए या नहीं। देखिए अगर शॉर्ट आंसर बताऊं तो बिल्कुल आपको लेनी चाहिए। गाड़ी के अंदर फीचर्स की भरमार है, गाड़ी अपने राइवल्स से काफी ज्यादा बड़ी है डायमेंशंस में, और अंदर का जो स्पेस है, अंदर जो प्रैक्टिकलिटी है, वो भी कहीं ना कहीं इसके सारे ही राइवल से बहुत बेहतर अभी प्रतीत हो रही है फर्स्ट ड्राइव में। इसका जो परफॉर्मेंस है, जो टर्बो पेट्रोल इंजन है, बहुत ज्यादा रिफाइंड है। अभी भी ये इंजन स्टार्ट है और आप आवाज इसकी सुन नहीं पा रहे होंगे, एक्सट्रीमली रिफाइंड पेट्रोल। सच बताऊं तो मुझे इतनी पेट्रोल में रिफाइनमेंट की उम्मीद टाटा से नहीं थी। Tata have outdone themselves in terms of engine refinement of the petrol this time, I must say this. And talking about the diesel, that too is a very good engine that delivers power in a very linear manner. तो मतलब वो आपको ना हाईवे पे या फिर सिटी में भी अगर आपकी रनिंग ज्यादा है तो वहां पर आपके लिए डीजल बेहतर होने वाला है। तो यहाँ पे देखो राइवल्स को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग राइवल्स हैं, किसी का सर्विस नेटवर्क बहुत वाइड है, किसी की बहुत ज्यादा मार्केट में एक रिलायबल इमेज बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर मैं अभी जितना महसूस कर पाया हूँ, जितना मैंने इस गाड़ी को परखा है, लगभग 200 किलोमीटर के आसपास ड्राइव किया मैंने अलग अलग कंडीशंस में, और मुझे गाड़ी में कहीं से कोई कमी फिलहाल नजर नहीं आई है। तो डेफिनेटली आप जा करके इस पे अपने पैसे लगा सकते हैं, ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता हूँ। यहाँ पर एक चीज जो है ना थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, जो बेस मॉडल की प्राइसिंग है यहाँ पे इंट्रोडक्टरी एक्स-शोरूम 11.49, वो 49 अगर नहीं होता ना 10.99 होता, तब तो भाई गेम ऑफ हो जाता सबका। क्योंकि 11.49 होने के बावजूद भी ना उसमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं आती, स्पीकर्स वगैरह नहीं है, तो एक छोटी सी कमी है। और बाकी तो इस गाड़ी में फिलहाल अभी कोई ऐसी मेजर फॉल्ट मुझे देखने को नहीं लगी। बाकी जो छोटी मोटी थोड़ी बहुत चीजें हैं वो सब चीजें आपको वीडियो में मैंने बताई दी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप बताइएगा कमेंट्स में कि आप सिएरा लेने वाले हैं या कोई और कॉम्पैक्ट एसयूवी आप इसके ऊपर प्रेफर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस को देखते रहने के लिए। थैंक यू।
भाई सिएरा का ना वॉक अराउंड मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है, लेकिन क्विकली एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। स्लिम एलईडी हेडलाइट्स है यहाँ पर, स्लिम यहाँ पे डीआरएल है जो कि एंड टू एंड कनेक्टेड है, वन पीस में है। और उसी के नीचे आप इंडिकेटर देख सकते हो, स्वाइपिंग वाले इस तरह से मिल जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ कैमरा है टाटा के लोगों के जस्ट नीचे, रडार है एडास का, और इसके अलावा स्लिम सी ग्रिल है, काफी ज्यादा स्लिम प्रोफाइल रखी गई है। ओवरऑल जो फ्रंट फेसिया है ना, काफी ज्यादा बॉक्सी रखा गया है और काफी ज्यादा फ्लैट डिजाइन के साथ में आती है, जो कि इसको बहुत ही ज्यादा एक एसयूवी वाला काइंड ऑफ ट्रेडिशनल जो स्टांस होता है वो दिलाता है। गाड़ी की जो लेंथ है ना, सेगमेंट में सबसे ज्यादा रहने वाली है, और इसका व्हील बेस भी जो है 2730 यानी सेगमेंट का सबसे बड़ा व्हील बेस इस गाड़ी में है। जिसका फायदा क्या होता है मैं अभी आपको अंदर चल के बताने वाला हूँ। पहले बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो वो भी 206 mm की दी गई है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा प्रैक्टिकल रहने वाली है हर तरह के टेरेन के ऊपर। 19 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, और यहाँ पे इसमें कुछ एरो एलिमेंट्स लगे हुए हैं जिनको आप निकाल भी सकते हो। चारों ही पहियों में डिस्क ब्रेक का सेटअप देखने को मिल जाता है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसी है अभी ड्राइव करते हुए आपको बताया ही मैंने। अगर बात करें रियर प्रोफाइल की, तो यहाँ पर बिल्कुल एक क्लैम शेल डिजाइन दिया गया है। यहाँ पे हिडन रियर वाइपर है, यहाँ पर भी एक स्लिम एंड टू एंड लाइट बार है, स्वाइपिंग वाले इंडिकेटर्स हैं उसके नीचे, और नीचे की तरफ सिएरा टाटा की ब्रांडिंग होते हुए नीचे यहाँ पे कैमरा देखने को मिल जाता है। 2 पार्किंग सेंसर्स हैं, गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिक टेल गेट भी है। बहरहाल यहाँ पे 622 लीटर्स का बूट स्पेस है, आप देख सकते हो। एक बैग पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा है कुछ सामान रखा गया है, उसके बाद भी बहुत सारा स्पेस इसके अंदर बचता है। और ये जो आप पार्सल सेल्फ देख रहे हो ना, मान लो इस स्पेस का आप कुछ और करना चाहते हो तो इस तरह से आप इस पार्सल सेल्फ को यहाँ पे स्टोर भी कर सकते हो। कहीं आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि वो सेल्फ कहाँ जाएगा। अब देखो पूरा ऊपर तक आप सामान भर सकते हो इसके अंदर। दोस्तों अगर बात करें इंटीरियर की और फीचर्स की, तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। टॉप एंड मॉडल में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, और जो सबसे अच्छा चीज रहने वाला है ना, अंडर थाई सपोर्ट को इस तरह से आप एक्सटेंड कर सकते हो, ये देखो आप। और इसके अलावा ट्रिपल स्क्रीन सेटअप है, बहुत बार आप सुन चुके होंगे, क्विकली मैं बता रहा हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। 12.3 इंच का एक को पैसेंजर के लिए डिस्प्ले है, जिसमें वो अपना इंफोटेनमेंट या फिर इंटरटेनमेंट जो भी उनको करना है करते रहेंगे। उसमें 30+ एप्लीकेशंस का सपोर्ट है। गाड़ी के अंदर 5G सपोर्ट भी है, तो कोई इसमें आप चीजें ब्राउज करना चाहो तो उस वाले स्क्रीन में सेपरेटली कर सकते हो। बाकी ये जो रहने वाला है वो आपकी रेगुलर इंफोटेनमेंट स्क्रीन होगी, जिसमें कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह आप यूज कर पाएंगे। और ये मेन ड्राइवर्स डिस्प्ले यहाँ पे 10.25 इंच का रहने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पे सबसे यूनिक चीज जो इस गाड़ी के बारे में ना, वो है इसका साउंड बार। डैशबोर्ड माउंटेड साउंड बार इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, और टोटल 12 स्पीकर का JBL का सराउंड साउंड सिस्टम है, और डॉल्बी एटमॉस का सराउंड साउंड सपोर्ट भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से साउंड क्वालिटी ना भाई बस मक्खन है, अमेजिंग है। कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता ना तो मैं आपको अभी सुना देता। इसके अलावा भाई इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ भी दे दी गई है, जो कि सेगमेंट की सबसे बड़ी सनरूफ होती है। और यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग हो गया, एयर प्यूरिफायर भी दिया गया है, जो कि बहुत ही जल्दी केबिन से ना खराब हवा को साफ कर दे रहा है। मैं देखा था AQI डुअल डिजिट में चली जा रही थी बहुत जल्दी, तो ये भी अच्छी चीज रहने वाली है। इसके अलावा AC के कंट्रोल्स जो हैं वो मुझे थोड़े से अच्छे नहीं लगे। 2 चीजें ही हैं अभी तक जो कि मुझे इस गाड़ी के बारे में अच्छी नहीं लगी हैं। एक ये AC का जो डिजिटल वाला इनका कंट्रोल है, और एक ये स्टीयरिंग का जो कंट्रोल है, ये थोड़ा सा अभी बेटर करने की जरूरत है। ग्लॉसी पैनल्स ना मुझे पर्सनली पसंद नहीं आते हैं। आपका क्या ओपिनियन है इनके बारे में जरूर बताइएगा। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मॉडर्न लगते हैं ये, तो अगेन सबकी पर्सनल प्रेफरेंस होती है, आपका जो भी होगा आप जरूर बताइएगा। बाकी यार गाड़ी के अंदर 65 वाट का Type-C पोर्ट भी फ्रंट में दिया गया है। केबिन पूरा प्रैक्टिकल है भाई। इसके अंदर ना आप देख सकते हो कि यहाँ पे आर्मरेस्ट के अंदर भी स्टोरेज है, और आर्मरेस्ट के ऊपर जो पैडिंग की गई है ना, ये भी सॉफ्ट है। और यहाँ पर डोर पैड्स पे भी जो पैडिंग है, कुशनिंग की गई है, सॉफ्ट है। और यूनिक काइंड ऑफ एक डोर हैंडल इसको कह सकते हो आप। पूरा ही जो डोर पे पैनल है वो डोर हैंडल की तरह काम करता है। और अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, बाहर कुछ लोग खड़े होकर गाड़ी को देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल अटेंशन मैग्नेट चीज है। अगर आपको चाहिए कि लोग आपको अटेंशन दे, जब आप रोड पे निकले तो लोग आपकी तरफ देखें, तो आप डेफिनेटली सिएरा को ले लीजिए, और ये बाकी का काम खुद कर देगी। अब सारी बातें हो ही रही है तो रियर सीट कंफर्ट भी दिखा देते हैं आपको। 2 लेवल पे है। अभी एक आप देख रहे थे फर्स्ट था, अभी सेकंड इस तरह से थोड़ा सा रिक्लाइन हो जाता है। ये मेरे ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्टेड है मेरी सीट, ड्राइवर सीट जो आप देख रहे हैं फ्रंट में। उसके बाद से ना इतना लेग रूम यहाँ पे मुझे मिल रहा है, नी रूम इस तरह का मिल रहा है। कोई भी कहीं से दिक्कत नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट हुआ, हेडरेस्ट भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और यहाँ पे ना तीनों ही पैसेंजर्स के लिए रियर में हेडरेस्ट दिया गया है, तो ये भी अच्छी बात रहने वाली है एक। और यहाँ पर अगर बात करें तो आर्मरेस्ट जो है, इसके अंदर भी 2 कप होल्डर्स हैं, और आर्मरेस्ट भी ना काफ़ी अच्छी हाइट पे है। मतलब कई गाड़ियों में ना ऐसे झुकना पड़ता है आपको, वो चीज़ नहीं होने वाली है। ऐसे आप आराम से बैठे रहोगे और आपके हाथ ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन में रहने वाले हैं। सन ब्लाइंड भी यहाँ पे दे दिया गया है, ऐसे मैनुअल वाला लाइट भी है LED में। यहाँ पे हैंडल है और कोट हुक भी है।
इसके अलावा बीच में अगर आप बैठोगे तो बीच में कुछ इस तरह की पोजिशनिंग रहने वाली है। कोई टनल वनल तो है नहीं, तो बहुत अच्छा कंफर्टेबल यार। मिडिल सीट भी बहुत बढ़िया है। मेरे जैसे 5 फीट 6 इंचेस और मेरे तरह के बॉडी के अगर लोग हैं तो 3 आदमी तो बहुत आराम से इसमें बैठ जाएंगे। अगर कोशिश करेंगे तो 4 भी स्क्वीज हो सकते हैं इसके अंदर। और गाड़ी के अंदर ना बॉस मोड भी आता है, तो ये फ्रंट सीट ना यहाँ पे एक लीवर है, इसको धक्का दे करके आप एकदम आगे कर सकते हो। तो ये देखो, फिर आप इतना लेग रूम आपको मिल जाएगा इसके अंदर। इस तरह से आप सो करके इसमें अपनी यात्रा को आनंद लेते हुए पूरी कर पाएंगे आप। बाकी यार यहाँ पे रियर में भी ना एसी वेंट दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा वाइड फील हो रहा है। और पीछे जो हमारे पैसेंजर बैठे हुए थे अभी थ्रू आउट द ड्राइव, वो बता रहे थे कि वेंट से हवा वगैरह बढ़िया आ रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही। हालांकि मौसम भी प्लेजेंट है। बिल्कुल जब भयंकर गर्मी आएगी तो वो टेस्ट करके हम आपको कभी बाद में बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे 2 टाइप सी पोर्ट्स हैं, एक 65 वाट वाला है, एक नॉर्मल वाला है। तो आपके फोन वगैरह भी तेजी से चार्ज हो जाएंगे। तो ये बेसिकली बॉटल होल्डर है, ये अम्ब्रेला होल्डर है। और फ्रंट डोर में तो आपको डेडिकेटेड बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर भी देखने को मिल जाता है। तो ये सब चीजें, प्रैक्टिकलिटी का पूरा ध्यान रखा गया। कुछ इस तरह का यूनिक स्टाइल वाला डोर हैंडल है, ये आप देख लो। तो ये भी अच्छा लगा मुझे। हालांकि ये ग्लॉसी पैनल्स मैं थोड़े कम ही पसंद करता हूँ। इनके बारे में आपका जो ओपिनियन है वो बताइएगा।